एम एस इज इक्वल टू एम डी। एम एस एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड है। एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड का अर्थ है कि सप्लाई जो है बाहर से फिक्स है और वो मॉडल के अंदर से निर्धारित नहीं हो रही है। जस्ट लाइक आपकी गजेटेड हॉलीडेज जैसे होती हैं, जो आपकी 22-23 साल में गजेटेड हॉलीडेज हैं, संडेज हैं 52, ये सब क्या है, एक्सोजीनियसली फिक्स डेज हैं जब क्लासेस आपकी नहीं होती है, महाविद्यालय बंद रहते हैं। अब कुछ चीजें हैं जैसे समर वेकेशन है, विंटर वेकेशन है, इनके डेज अवधि तो एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड है, लेकिन इनकी समयावधि में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये एक तरह से एंडोजीनियस वेरिएबल हो गया। तो ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था कि एक्सोजीनियस क्या है और एंडोजीनियस क्या है। अब कैम्ब्रिज कैश बैलेंस थ्योरी में मुद्रा की मांग को क्या कहा गया है, के पी वाई। ठीक है, K इंटू P इंटू वाई। वाई क्या है, आपकी रियल इनकम है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो है, इंटू प्राइस। उसको जब आप जनरल प्राइस लेवल से गुणा कर देंगे तो आपकी मौद्रिक आय बन गई। इस मौद्रिक आय का K परसेंटेज, K क्या है, गुणांक के कोफिशिएंट है। K गुणांक के बराबर लोग मुद्रा को कैश के रूप में रखना चाहते हैं, कैश बैलेंस यानी कि अपने पास कैश के रूप में भी रखना चाहते हैं। उसमें उन्होंने फिशर ने क्या किया था, पी वाई, सारा का सारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा और सारी ट्रांजैक्शन डिमांड है। इन्होंने कहा कि लोग अपने पास इस कैश को अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, केवल विनिमय के माध्यम के लिए नहीं बल्कि कुछ स्टोर और वैल्यू के लिए, उसका कुछ पीरियड होता है जब वो उसे खर्च करेंगे, हो सकता है साल के अंत में खर्च करें। तो ये मुद्रा की मांग एक्स्ट्रा हो गई एक तरह से, है ना। पी वाई जो ट्रांजैक्शन है वो तो होगा ही होगा, प्लस इसको स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में भी वो मुद्रा को रखना चाहते हैं। तो एम इज इक्वल टू के इंटू पी इंटू वाई। अब उन्होंने कहा एम, अगर मान लो के का मान, ये जो के है ना, ये के है, ये जो k है, इस k का मान उन्होंने कहा मान लीजिए 0.40 है। ठीक है, और ये जो आपकी p इंटू वाई है ये है 3 लाख करोड़, है ना, या कुछ भी कर लो, 3 लाख है। तो इस 3, प्लीज माइक म्यूट करिए अपना, किसका है, 3 लाख का 0.40 कितना हुआ, 1.2 लाख। तो 1.2 लाख को वो माइक म्यूट करिए, हाँ प्लीज, किसने माइक ऑन कर दिया है भाई, ये किसका, ये कौन है, ये C30, माइक म्यूट करिए अपना। तो 0.40 के का मान है, तो 1.2 लाख करोड़ लोग 3 लाख में से 1.2 लाख करोड़ वो अपने पास कैश के रूप में रखना चाहते हैं, बाकी को वो व्यय करेंगे, कैश ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो आपकी सी और एस में डिवाइड हो गई। इतना आप इसका 1.8 करोड़ आप खर्च करेंगे और 1.2 लाख आप उसको कैश बैलेंस के रूप में रखना चाहते हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड, है ना। जिससे इसका कारण क्या है कि हमें मुद्रा की आवश्यकता एक तो नकद लेन देन के लिए होती है, दूसरी आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए होती है। तो वो आकस्मिकताओं को हम उसकी पूर्ति के लिए कुछ कैश को अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कैश बैंक में भी रखा जा सकता है या आपकी आदिम अवस्था है तो आप मुद्रा को गाड़ के रख देते थे, ये डिपेंड करता है कि क्या है। अब उन्होंने कहा ये जो के का मान है वो 0 से ज्यादा होगा हमेशा, है ना, या के से या और 1 से कम होगा, क्योंकि आपको अगर 3 लाख आय दी जा रही है तो 1 से, तो के का मान अगर 1 होगा तो इसका अर्थ है कि 3 लाख आपने कैश के रूप में अपने पास रख लीजिए, लिक्विडिटी के रूप में रख लिया और उसको कन्वर्ट नहीं करा मुद्रा और वस्तु में। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर साल जब आपको आय मिलेगी तो आप खर्च तो करेंगे। तो के का मान 1 से कम होगा और 0 से अधिक होगा, क्योंकि उनका कहना है कि कुछ ना कुछ आपको अपनी आकस्मिकताओं के लिए, कि कल को कोई परेशानी हो जाए, तो जो आप जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे तो आप कहां से उसके लिए मुद्रा लाएंगे, इसलिए आप कैश को रखते हैं। तो क्या लिखा मैंने, के का मान 0 व 1 के बीच होगा। के का मान 0 के जितना करीब होगा अर्थात राष्ट्रीय आय का आकार उतना ही अधिक होगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास 1 लाख रुपए आय है
तब आप उसका 0.4 बचा रहे हैं, तो यानी कि 40,000 बचा रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपको 40,000 अपने पास कैश बैलेंस रखना है और आपकी आय 2 लाख हो जाए, तो आप 0.2 बचाएंगे, ठीक है ना। तो जितना जीरो के पास आते जाएंगे, यानी कि जितना आपकी मुद्रा के का मान कम होगा, उस अर्थात इसका अर्थ है कि पी वाई का मान उतना ही अधिक होगा, जो कि आपकी राष्ट्रीय आय है। और के का मान ए के जितना पास होगा, उतना ही राष्ट्रीय आय का आकार कम होगा, ठीक है। क्योंकि के को उन्होंने कैम्ब्रिज ने, ये जो मार्शल की अप्रोच है, ये कैम्ब्रिज में विद इन कैम्ब्रिज कैश बैलेंस मार्शल की अप्रोच है, उन्होंने के मान को स्थिर माना है, ठीक है। के का मान फिक्स है, चाहे आपकी आय 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। तो जितनी आपका पी वाई बढ़ता जाएगा, के का मान अगर फिक्स है, तो वो पी वाई के बढ़ने पर के जो है जीरो के पास आता जाएगा, ठीक है। तो यही है उनका कि हाँ, वैसे तो के को स्थिर मानने का अर्थ ये हो कि हमेशा ही 0.04 होगा, चाहे आय 3 लाख हो या 2 लाख हो। लेकिन इनका, चूंकि इन्होंने इसे फिक्स माना है, तो फिक्स में भी यदि ये जीरो के कम से कम क्वांटिटी को फिक्स करना, तो उसका अर्थ राष्ट्रीय आय ज्यादा है। और यदि के का मान 1, क्योंकि वेरी तो कर नहीं रहा है, इसलिए फिक्स है, और ए के पास है, तो राष्ट्रीय आय का मान उतना ही कम है। कौन कैसे लाइन कैसे आ गई? अच्छा, अब आइए आप इस पर। अब फिशर की इक्वेशन को और हम कैम्ब्रिज इक्वेशन जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी, उसकी हम तुलना अगर करें, तो दोनों ही एक जैसी हो जाएंगी, ठीक है। फिशर ने क्या किया है, एमवी जो हमने कल थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति एमवी है और मुद्रा की मांग की जगह पीटी रखा है, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, मुद्रा की पूर्ति की जगह एम और मांग की जगह के पी वाई है, यानी कि पी वाई और टी बराबर ही होते हैं, ठीक है। टी का अर्थ है ट्रांजैक्शन, गुड्स फॉर ट्रांजैक्शन, और वाई का अर्थ है रियल नेशनल इनकम, जिसका अर्थ भी वही होता है कि एक वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। पी प्राइस लेवल है, जैसे इधर है इधर है। अब के का मान, के चूंकि कैश बैलेंस के रूप में है, और यहां पर वी जो था वो वेलोसिटी ऑफ मनी था, यानी कि मुद्रा का चलन वेग। और जब हम के के रूप में मुद्रा को स्टोर करेंगे, तो वो वी के अपोजिट हो गया, यानी कि इतनी मुद्रा चलन से बाहर आ गई, लोगों ने अपने पास तरलता के रूप में उसे जमा कर लिया फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो के और वी अपोजिट हो गए। यदि हम ये जो इन्होंने एमबी, और अगर हम ये एमबी पीटी में टी की जगह हम वाई रख दें, तो ये हो गया एमबी पी वाई, ठीक है। अब यदि हम फिर हम कहें एम इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, एम इज इक्वल टू वी, यहां आकर उल्टा हो गया 1/v इंटू पी वाई, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ रही मोहित मिश्रा? मोहित मिश्रा, दीपक बिष्ट, बताइए, ये चीज क्लियर है ना? क्या चीज समझ में नहीं आई, बताओ, बोलो क्या नहीं समझ में आ रहा। ये है एम बी, जो फिशर की इक्वेशन थी कल की, देखो वो टाइम भी खत्म होने जा रहा है। एम बी, अब आप ऐसे सोचोगे एकदम से समझ में आए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है यार। आप कल वाला पार्ट दिमाग में रखेंगे तब आपको चीज समझ में आई। फिशर की इक्वेशन में एम बी इज इक्वल टू पी टी था। टी का अर्थ, और टी और वाई बराबर होते, टी का अर्थ है, केवल हमने नाम बदल दिया। जैसे मान लीजिए आप आज मोहित हैं, घर का नाम हमने आपका निक्कू कर दिया, तो आप तो वही है ना। ऐसे ही टी और वाई सेम चीजें हैं, तो हमने टी की जगह यहाँ वाई लिख दिया, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम अगर सरल करें, तो लिखें एम बराबर, तो बी इधर की ओर आएगा, ठीक है, दाएं साइड पर। तो बी क्या होगा, पी वाई अपॉन बी, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/v इंटू पी वाई, लिख सकते हैं कि नहीं, मैथ्स पढ़ा है पिछली बार, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन देखिए, ये वाली, तो बता दो। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इसको देखिए, ठीक है। के पी वाई, और पी वाई इधर भी है, एम इधर भी है। के की जगह हमने लिख दिया 1/v। ये कैसे लिखा, अपने मन से नहीं लिखा, जब हमने इस इक्वेशन को सरल किया तो ये हो गया ना, एम इज इक्वल टू 1/v इंटू पी वाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस, अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि k इज इक्वल टू 1/v। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में इतना ही तो फर्क है, ठीक। तो k इज इक्वल टू 1/v या v इज इक्वल टू 1/k, अर्थात वेलोसिटी ऑफ मनी और जो फिशर के में जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वही अल्फ्रेड मार्शल में k है, दोनों अपोजिट हैं। v का अर्थ है चलन वेग, जितना अगर k का मान ज्यादा है तो चलन वेग कम होगा, ठीक है ना। अगर k का मान ज्यादा है, अगर आपकी k का उल्टा है ना, आपको बात समझ में आ रही, k का उल्टा है 1/v, अगर k का मान ऊपर ज्यादा है तो चलन वेग कम हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने उदाहरण दिया है कि हम चाहे इसको ऐसे लिख दें, चाहे k को 1/v लिख दें या v को 1/k लिख दिया, बात सेम होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा अगर k का मान 0.4 है तो v का मान कितना है 2.5, भाई ये ऊपर 100 हो गया या 10 ऊपर 10 हो गया, तो आप जब इसको वो करेंगे भाग करेंगे तो 2.5 आया ना। तो जब k का मान 0.4 है तो v का मान 2.5 आया, यानी कि जब लोग 40% आय का सेव कर अपने पास कैश बैलेंस के रूप में रखेंगे तो जो बची हुई मुद्रा है वो 2.5 बार सर्कुलेशन में आएगी, यानी कि अगर 100 का एक नोट प्रिंट है तो औसतन वो 2 या 3 हाथों से गुजरेगा, ठीक है। अब यदि हम जो चलन k के मान को कम कर दें, 0.2 कर दें, यानी कि 20% आय का कैश के रूप में अपने पास रखें होल्ड करके लिक्विडिटी के रूप में, तो क्या होगा, ज्यादा मुद्रा चलन में होगी, ठीक है। ज्यादा मुद्रा चलन में होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा है, ज्यादा मुद्रा चलन में है तो फिर इसका मतलब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमारे पास ज्यादा विनिमय के लिए पैसा है और वेलोसिटी ऑफ मनी 5 और बढ़ गई, क्योंकि k का मान कब कम होगा, जब हमारी पी वाई ज्यादा होगी, क्योंकि k को, ठीक है, जो हमारी पी वाई बहुत ज्यादा होगी। इन्होंने जो मान लिया है कि जितना हम जीरो के पास होगी उतना ही हमारी राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ज्यादा हो रहा होगा। उसको क्रय करने के लिए हमारी वो जो मुद्रा है जो अभी फिक्स है, एम को अभी हमने फिक्स मान लिया, केवल हम k को वेरी कर रहे हैं, तो जब k कम होगा तो फिर वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी, यानी कि एक मुद्रा कई हाथों से बार बार गुजरेगी। इसका अर्थ है कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और बहुत ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो k का मान जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाएगी, क्योंकि जब मुद्रा ही कम है बाहर चलन के लिए तो उसका चलन वेग भी कम हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में, चलन है ना, चलन वेग का, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय कम है उसका अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में जो विविधीकरण है वो कम है। तो जब कम विभेद होगा, मान लो हम कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में केवल 4 वस्तुएं बिक रही हैं, गेहूं, चावल, दूध और चीनी, तो भाई और 4 लोग अलग अलग विक्रेता हैं, तो हम 4 ही हमारे से मुद्रा गेहूं के पास गई, गेहूं वाले ने चावल दूध को दे दी होगी, दूध वाले ने कुछ और खरीद लिया, तो 3 या 4 हाथ से गुजरी, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आय तो बहुत कम है, और यदि राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा हो जाए, मान लो 10 हो जाए, तो वही मुद्रा आपके 5 या 6 हाथों से भी गुजर सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति निर्धारित मात्रा में तो नहीं खरीदे जाएगा, यानी कि एक वस्तु के कई सारे सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध है और लोग उनको किसी में से भी कुछ भी खरीद रहे हैं और उतनी हाथों से मुद्रा गुजर रही है। इसको सिंपली बस आपको यही याद रखना है कि k का मान और v का मान अपोजिट है। अगर k ज्यादा, k इज इक्वल टू 1/v या v इज इक्वल टू 1/k, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है k का मान जितना कम होगा, k और v जो है अपोजिट रूप में रिलेटेड है, अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होगा, ठीक। बस आगे बात समझ में, हाँ। दस्तर देखो कितना अच्छा है ना, हाथ गंदे होते हैं ना कुछ होता है और आराम से मिट जाता है। अब आइए हम इसको चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं, इसी डायग्राम को हम चित्र से देखेंगे। इस पे हमने वर्टिकल एक्सिस पर क्या दिया है, प्राइस लेवल, और एक्स एक्सिस पर लिखी है क्वांटिटी ऑफ मनी, जिधर जो डिमांड को भी दिखा रही है, मुद्रा की मांग और मुद्रा की आपूर्ति को भी दिखा रही है। इन्होंने कहा मान लीजिए प्रारंभिक स्तर पर जो मुद्रा की पूर्ति है वो 0 m के बराबर है,
0M पे जो हमारी मांगी जाने वाली जो KPY ये मुद्रा की मांग रेखा है, ठीक है, क्योंकि K एक फिक्स है, तो जितनी भी राष्ट्रीय आय यहाँ जैसे आएगी उसका एक प्रोपोर्शन लोग सेव करके वो अपने पास लिक्विडिटी के रूप में रख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है तो मुद्रा की मांग मान लीजिए यहाँ पे है, तो प्राइस लेवल है 0 जो कीमत मुद्रा की मांग और पूर्ति के बाद जो संतुलन स्तर निर्धारित हुआ वो है OP, ठीक हो गया। अब यदि उन्होंने कहा कि इस स्तर पर इतनी ही मुद्रा की मांग में प्राइस लेवल और अचानक RBI मौद्रिक सप्लाई तो इतना इंक्रीज कर देता है MM1 के बराबर, तो ये जो एक्सेस मनी है लोगों के पास आ गया, अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं बढ़ा, केवल लोगों के पास नोट बढ़ गए, तो K तो फिक्स है, यानी कि जो उनको होल्डिंग करनी थी वो फिक्स है। अब जो एक्सेस मनी है लोगों के पास है जो बाहर की ओर आएगा, तो क्या होगा, वस्तु और सेवाएं उतनी है, सभी लोग ज्यादा पैसे ऑफर करने लगेंगे कि किसी और को ना मिले हमें मिल जाए, तो प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो जब प्राइसेस बढ़ गए तो आपकी मुद्रा की मांग यहां पर आ जाएगी, क्योंकि जब ये K और PY में से एक भी फैक्टर बढ़ जाएगा तो ये इसका मान बढ़ जाएगा ना, तो फिर ये मुद्रा की मांग आपकी OM1 पर हो जाएगी और पूर्ति भी आपकी OM1 है, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और संतुलन यहां पर होगा। तो कहने का अर्थ ये है, फिशर यही कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री मार्शल भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस पर फिशर पहुंचे थे, और उन्होंने कहा अपनी मॉडल में ये माना है कि K कांस्टेंट है और Y को भी कांस्टेंट मान लिया, यानी कि स्थिर है, ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो जब मौद्रिक आपूर्ति M से M1 बढ़ी तो सीधे से क्या बढ़ा अर्थव्यवस्था में, सीधे सीधे प्राइस लेवल बढ़ गया। क्लियर, बोलो क्लियर हुआ ना। हाँ, तो इनका कहने का अर्थ है जब मौद्रिक आपूर्ति बढ़ेगी तो सीधे सीधे ये प्राइस लेवल को प्रभावित करेगी। अगर मौद्रिक आपूर्ति बढ़ेगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और मौद्रिक आपूर्ति यदि इधर से इधर की ओर आ गई तो प्राइस लेवल P1 से P पर आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम वस्तुओं में संतुलन पढ़ते हैं वही चीज यहाँ है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इन्होंने K को और Y को मॉडल को समझाने के लिए, सरलता के लिए इसे स्थिर मान लिया है। ठीक है, तो जब स्थिर है तो मौद्रिक सप्लाई जैसे ही बढ़ेगी इन दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए P बढ़ जाएगा। ठीक है, P निष्क्रिय है, वो केवल प्रभावित हो रहा है MS को, लेकिन किसी चीज को प्रभावित नहीं कर रहा है। बस यही है इस कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच की का जिस्ट यही है कि इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए K के मान को रखा गया है जो V का ऑपोजिट है। ठीक हो गया, आ गई ना बात समझ में? क्यों? हाँ ओके, बस चलो अब एक इक्वेशन और पढ़ ले जल्दी से, नहीं तो ये भी जून का पीरियड खत्म हो जाएगा। तो अब इसमें जो कैम्ब्रिज में 3 अर्थशास्त्री हैं, मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन, ये तो हमने मार्शल की बताई है। अब आइए आप पीगू पर से, जब कैम्ब्रिज कैश बैलेंस आएगा तो आपको तीनों को लिखना पड़ेगा। पीगू ने क्या कहा है, पीगू की इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, एक इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीगू ने क्या कहा है कि उन्होंने P को यहां पर कीमत स्तर नहीं माना है, यहां पर P इनका क्या है, वैल्यू ऑफ मनी, जो कल हमने आपको बताया था ना, मुद्रा का अर्घ और प्राइस लेवल, 2 चीजें बताई थी कल, प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी। एक B से वेलोसिटी होता है, एक मुद्रा